हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आधुनिक भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट 1 में बताए गए न केवल क्विज को सॉल्व किया होगा, बल्कि वहाँ पर आपने काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीखा भी होगा। तो आज हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपने इस पार्ट 2 के अंतर्गत और भी कई नई सारी चीज़ें सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी सिंपल प्रश्न है, और इसको जटिल प्रश्न बनाकर भी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। जटिल कैसे बनेगा हम वो भी आपको बताएंगे। तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1 और सूची 2, ऐसा प्रश्न आपको यूपीएससी देगी। आपको पूछेगी क्या फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र हारमूज में था, क्या डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज में था, क्या बारूद का स्रोत साल्ट पीटर था। ऐसे आपसे पूछेगी, और आपसे पूछ रही है कि इनमें बताइए कौन सही सुमेलित हैं। तो एक तो ये प्रश्न बनेगा, और जब ऐसा प्रश्न बनेगा तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसे प्रश्न में ऐसा ऑप्शन अब यूपीएससी आपको नहीं बनाएगी। यूपीएससी क्या करेगी कि आपको यहाँ तक की पूरी लाइन बदल देगी, और बदल कर जो आपको यूपीएससी लाइन देगी वो आपको देगी युग्म पर आधारित। मतलब आपसे कहेगी कि आप बताइए उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, और ऑप्शन में देगी केवल एक युग्म सही, बी में देगी केवल 2 युग्म सही, सी में देगी तीनों युग्म सही, और डी में देगी इनमें से कोई युग्म सही नहीं। क्लियर? तब ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तब आपको फैक्ट पता होने फिर जरूरी हो जाएंगे। तो आपको मैं दोनों पैटर्न पे सॉल्व करके इस प्रश्न को बताता हूँ। आपने इस प्रश्न को देखा? हाँ सर, हमने देखा। अब आपको भी पता है कि बारूद का जो स्रोत है, आपको ये दो नहीं पता है मान सकते हैं, आपको पता है कि बारूद का जो स्रोत है वो सॉल्ट पीटर होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि सॉल्ट पीटर क्या है। सॉल्ट पीटर को बिहार में सामान्य भाषा में बोला जाता है सोरा। ठीक है, और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इसको बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, इससे क्या बनता है? इससे बारूद बनता है। ठीक है, मतलब जो आप देखते हो जिससे पटाखे वगैरह आप देखते हो ना, तो उसके लिए यूज होता है। जो गोलियां बनती हैं, है ना, उसके अंदर भरा जाता है, जो गोले बनते हैं उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो साल्ट पीटर मतलब सोरा, तो भूलना नहीं है, आपको लिख लेना है कि साल्ट पीटर को ही सोरा कहते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं जब पहली बार किताब पढ़ रहा था विपिन चंद्रा की, ठीक है, जो स्वतंत्रता संघर्ष आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उसमें एक शब्द यूज हुआ है बार बार, लंका सायर। ठीक है, वहाँ लंका सायर शब्द यूज हुआ है, उसमें उन्होंने मैनचेस्टर यूज नहीं किया है, लंका सायर यूज किया। अब मैं बड़ा कन्फ्यूज है, लंका सायर किसको कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था इस यूपीएससी की फील्ड के लिए, मैं बड़ा कन्फ्यूज था। जिससे भी पूछो वो बताए ना, अरे ब्रिटेन में। बाद में पता चला कि लंका सायर उन्होंने यूज किया है मैनचेस्टर को, बिपिन चंद्रा जी ने रेफरेंस के रूप में लिया, तो वही साल्ट पीटर को सोरा के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि तीसरा तो सर सही है, तीसरा सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका कट गया यहाँ पे। अब इस विकल्प में अगर आओ तो आपको पता चलेगा तीसरा तो सही है, तो ये डी अपने आप कट जाएगा और एक युग्म सही हमको दिख जाएगा। हमने कहा ठीक। अब दूसरा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डच व्यापारिक केंद्र क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज में है। आप में से अधिकांश बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपने 2 नाम जरूर सुने होंगे। कौन कौन से नाम? एक नाम सुना होगा फोर्ट विलियम, ठीक है, और एक नाम सुना होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये आप कहाँ पर भी सुनते हो? ये आप सुनते हो जब आप लड़ाई देखते हो किसकी, कर्नाटक वॉर, वहाँ पर आप पढ़ते हो। आपने अगर अच्छे से किताब पढ़ी होगी तो वहाँ आप सुनते हो, और आपको पता होगा ये दोनों के दोनों किसके थे, दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स के थे। तो मतलब यहाँ पे डच का नहीं था, तो ये अपने आप कट गया। तो अपने आप कटा तो दूसरा कट गया, दूसरा यहाँ पे कट गया। अब आपको ऑटोमेटिक आंसर निकल आया तीसरा। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है तो दूसरा कट गया, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे कट गया, तो तीनों विकल्प तो नहीं होंगे फिर, है ना, तीनों तो नहीं होंगे। अब ये 2 बचे। अब चेक करो फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र कहाँ पे था। ठीक है,
अब आप यहाँ पे चेक करो कि फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र क्या हारमूज में था, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी जो व्यापारिक केंद्र था वो हारमूज में नहीं था, बल्कि यहाँ अंग्रेजों का था। इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित करके यहाँ पर कब्जा किया था। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आ गया केवल एक युग्म सही, और यहाँ पे हमारा केवल 3 सही। ऐसे आपको इन प्रश्नों का उत्तर निकालने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बातें? तो फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। घबराना नहीं है कहने का मतलब प्रश्न को देख के, ठीक है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा डचों के संदर्भ में, ठीक है। आपको पता है कि डच एक यूरोपीय शक्ति थे, और इसमें भी आपको पता है PDEDF के कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। P का मतलब पुर्तगाली, D का मतलब डच, और फिर इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अब यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए। फ्रांसीसी सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए, है ना। ये चीज़ें आप पढ़ते ही होंगे, ठीक है। आप खास तौर पे दमन दीव और हमारे यहाँ पे पांडिचेरी को लेकर। खैर, डचों के बारे में देखते हैं। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लाइन क्या कह रहा है? इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी, ठीक है। गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। आपने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा है ना। आप मुझे बताइए मछलीपट्टनम में वैसे कौन आया था? 1611 में किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने। और आपको पता है अंग्रेजों से पहले डच आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे डचों ने बनाई थी अपनी पहली कोठी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने कब बनाई पहली? तो मछलीपट्टनम में 1611 में, ठीक। फिर दूसरी लाइन है कि इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया। अब बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ये मैप में क्लियर नहीं होता कि दक्षिण पूर्व एशिया कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, होता क्या है मैप में क्या किया गया है, रसिया को बेस माना गया है, ठीक है। रसिया को एशिया माना गया है, और रसिया के जो नीचे हैं उसको दक्षिण माना गया, ठीक। तो रसिया के नीचे जो हुआ वो दक्षिण एशिया हुआ, मतलब भारत जो है वो दक्षिण एशिया का देश है। और भारत के जो पूरब में होगा तो वो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। आप में से जिन बच्चों ने हमारे साथ रीजनिंग की क्लास की होगी, डायरेक्शन टेस्ट की, वहाँ पर हमने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इवन ज्योग्राफी में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये वाला हिस्सा हुआ, जैसे ये मेरा एरो जा रहा तिरछा, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में कौन आएंगे? ये जितने आसियान कंट्री हैं, है ना, आपने पढ़ते हो ना आसियान मेंबर्स, जो भी 10 के 10 देश हैं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था? यही डच। क्लियर हो गई? तो हाँ सर क्लियर हो गई बातें। तो ये बात भी आपको सही है। अब यहाँ पे आता है इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल किया था। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं क्लियर है कि भारत में कोरोमंडल तट कौन सा है और मालाबार कौन सा है। ये जो हिस्सा है ये इसको कहते हैं कोरोमंडल, नीचे का हिस्सा, और इधर जो हिस्सा आता है इसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार के बारे में जिक्र आप पढ़ोगे जब टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ोगे लड़ाई, और कोरोमंडल के बारे में आप पढ़ोगे जब कर्नाटक की लड़ाई पढ़ोगे, ठीक है। और यहीं पे पुलिकट आता है, और पुलिकट लेक आप सुनते भी, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल किया। फिर आता है इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक है। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, ये कोठी है, ये फैक्ट्री है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नहीं लग रहा है कि पहली कोठी और पहली फैक्ट्री, कि सूरत में भी इन्होंने पहला कर लिया, मछलीपट्टनम में पहला कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कोई एक तो गलत होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आना चाहिए। कई बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न जानबूझकर आपके उसमें डालती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान था, ठीक है, वो भारत के ईस्टर्न हिस्से में था, वेस्टर्न में नहीं था। इसीलिए मछलीपट्टनम में ध्यान दे रहे थे। इनका ध्यान इधर इतना नहीं था
और इनका ध्यान इसलिए भी इधर था, बंगाल में भी था, हुगली वगैरह क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया जाना आसान था और यहाँ ऑलरेडी पुर्तगालियों का प्रभुत्व था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये गलत, तो सभी चारों युग्म यहाँ से आप काट दो। अब आता है गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर पहली कोटि, तो ये सही है। दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी हमको पता है, ये भी सही। तो ये जब दो सही हो गए तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर कोरोमंडल के स्थानीय शासक से इन्होंने पुलकट हासिल किया था, तो ये बात भी सही है। तो हमारा यहाँ पे केवल 3 युग्म सही होगा, ये यहाँ पे काट सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा, हमारी जो मॉडर्न इंडिया की सीरीज है, जो जीएस की क्लासेस हैं, उनको आप एक बार कवर करेंगे तो वहाँ पे आपके बेसिक जो फैक्ट है पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ाया, इवन आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आगे की क्लास में। यहाँ पे ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इन्होंने नहीं बनाई थी। और मैंने ये भी कहा था, इसको स्थायी फैक्ट्री भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं क्या, कि पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने सूरत में बनाई थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कल की क्लास का आपको यहाँ पे पार्ट 1 की चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ वो आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। ठीक है, कल आपने पढ़ा था कि 17वीं सदी का क्या मतलब है, पूर्वार्ध का क्या मतलब, उत्तरार्ध का क्या मतलब। यहाँ पे बस शब्द से खेला गया है। कैसे, कह रहा है कि 17वीं सदी के प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण का मतलब क्या हुआ, 1601 से लेके 1650, यही हुआ। क्योंकि 17वीं का हमने मतलब क्या बोला था कि 1 माइनस कर दोगे वो 17वीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रथम चरण को ही ये इन्होंने पूर्वार्ध के रूप में ले लिया। ठीक, तो 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पहली लाइन आपसे पूछी है, तो आप मुझे बताइए क्या ये बात सच है या नहीं सच है। तो आप कहेंगे सर ये बात सच है। क्यों, क्योंकि आपने भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कल की क्लास में, आपने पढ़ा था कि 1612 में एक लड़ाई हुई थी। क्या नाम था उसका, स्वैली की लड़ाई या सुवेली की लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगाली जहाज़ों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, और अभी भी एक क्वेश्चन आप पढ़े हो कि हारमूज पे कब्जा भी कर लिया था और उसमें भी पुर्तगालियों को हराया था। कब, 1622 में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सिद्ध करती हैं ना कि इतने दौर से पहले पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो चुका था। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि पुर्तगाली ही व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, अन्य कोई नहीं कर सकता। और आपको पता होना चाहिए ये भी कि 1611 में और 1613 में, ठीक है, 1611 में और 1613 में अंग्रेजों को अधिकार मिल जाता है। किस चीज़ का, मुगलों के जरिए भारत के तटीय किनारों से व्यापार करने का। ठीक, तो ये मोनोपोली इनकी ख़त्म कर देते हैं। तो ये बात हमारी क्या हो गई, ये बात हमारी एक तरीके से सत्य हो गई। तो सत्य हो गई तो पहला ऑप्शन सही। अब पहला जो ही सही तो ही ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखो, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, हमको कोई भी पैसा दे हम कुछ भी करेंगे, यही इन्होंने भी किया। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया, तो ये बात भी सही, तो मतलब दूसरा भी सही पहला सही, तो अभी तो यहाँ एलिमिनेट होगा नहीं। ठीक है, और वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने जब इस ऑप्शन को कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो सीधी सी बात है हमें 2 चेक ही नहीं करना था। मतलब 1 2 को तो हमें चेक करने की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, हमें बस तीसरे की वैलिडिटी चेक करनी कि तीसरा सही है या गलत है। ठीक है, तो आप देखो तीसरा क्या कह रहा, आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। तो आपको पता होगा नील विद्रोह, नील की खेती, है ना, वो आप पढ़ते हो बाद में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक
नील की खोज नहीं हो पाई थी, ठीक है, डाई जिसको आप बोलते हो आज के दौर में आप कह सकते हो उजाला, ठीक है, तब तक भारत ही पूरे विश्व में नील की पैदावार करता था और नील को बेचता था, भेजता था, निर्यात करता था। और नील कहाँ मिलती थी? नील ये मिलती थी हमारे गुजरात के एक क्षेत्र है सरखेज, वहाँ से, और आगरा के पास एक क्षेत्र है बयाना, वहाँ से। इन दो जगह से नील की जो पैदावार होती थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। तो मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन युग्म वाला पूछता तो आप उसका भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। मतलब आपको देखो मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए चीज़ें बता रहा हूँ कि 1601 से 50 का क्या मतलब, 1622 का मतलब, 1612 का मतलब, ये याद होना चाहिए आपको। और इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ें आप पढ़ते रहिए, ठीक। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में होगा सर हारमूज कहाँ है? आपने पहला क्वेश्चन करा तो दिया लेकिन हारमूज तो आप दिखाए नहीं। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, तो इस प्यारे भारत से आप वेस्ट की ओर जाओगे तो ये मिलेगी पर्सियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, इसी को नाम बोलते हैं क्या? जो अभी मैंने बताया, स्टेट ऑफ हारमूज, ठीक है। यहाँ पर मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब सोचो यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो इस एरिया में उनकी पूरी बढ़त होगी। और यही चीज़ आपने पहले भी देखा था सोकोत्रा आइलैंड को लेकर, है ना, रेड सी में। तो पीछे की क्लास में आपने इस चीज़ को पढ़ा है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ज्योग्राफी भी देखो धीरे धीरे हम कवर करा रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको भी सब कुछ पढ़ना है और मुझे भी सब कुछ आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको यहाँ पे आपके फैक्ट मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों के संदर्भ में। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा कि आप जब भी क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अंग्रेजों को कई नाम से संदर्भित किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब एक ही है। जैसे आपको एक नाम मिलेगा ब्रिटिश सरकार, ठीक है, तो ये भी यही है। आपको नाम मिलेगा अंग्रेज, ये भी यही है, ठीक है। आपको मिलेगा ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये भी यही है। आपको मिलेगा यहाँ पे लंदन सरकार, ठीक है। आपको नाम मिलेगा महारानी की सरकार, ठीक है। कहने वाला सबका मतलब एक ही है। आपको मिलेगा मैनचेस्टर की सरकार, आपको मिलेगा लंकाशायर की सरकार, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। या साम्राज्यवादिता, है ना, ब्रिटिश साम्राज्यवादी, है ना, इसका भी मतलब यही अंग्रेज हैं। तो कहीं पर भी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, मैनचेस्टर, लंकाशायर, लंदन सरकार, कुछ भी मिले, या राजा, ठीक है, या महारानी, या सामग्री, है ना, उपाधि जो उनको दी गई थी, सबका मतलब एक ही है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार जो बेसिक बच्चे होते हैं, जो नई नई पढ़ाई शुरू किए होते हैं, उनको नहीं पता होता है, शब्दों से कंफ्यूज होते हैं। और ये नए बच्चों का मतलब जानते हो क्या? नए बच्चों का मतलब ये खुद पागल मास्टर। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था और ऐसे शब्दों के बारे में जब मैं किसी अध्यापक से पूछता था, उसका पहला जवाब ये होता था, जब तुमको ये नहीं आता है तो आगे की तैयारी काहे करोगे? और मुझे ये नहीं समझ में आया यार, जिसको जो चीज़ नहीं आती उसको बता दो, बताने में क्या जाता है। बाद में पता चला उनको खुद ही नहीं पता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 4। अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहली लाइन, जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। पुख्ता का मतलब मजबूत बनाया कि हाँ बाबू अब हम यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे। और आपने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि 1613 में टॉमस रो के कहने पे उसको राइट मिल गए। विलियम हाकिंस आया था तो उससे खुश हुए थे, लेकिन उतने राइट नहीं दिए थे जितने राइट टॉमस रो को मिले। विलियम हाकिंस को एक लिमिटेड एरिया में मिला था कि आप इस लिमिटेड एरिया में कर सकते हो, लेकिन टॉमस रो बेचारा रोने लगा, बाबूजी मालिक हम गरीब हैं, हमारे राजा ने भेजा है, प्लीज़ बाबूजी। जागीर ने कहा चल ठीक है तुमको दे देते हैं, सारे एरिया में कर लो अपना, ठीक है। तब वो खुश हो गया। तो ऐसे याद करो, हाकिंस हंस रहा था तो उसकी बात को उसने सीरियस नहीं लिया जहांगीर ने, और टॉमस रो रहा था, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो 1613 में उसने फैक्ट्री बना ली। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब पहला सही हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा डी क्या हो गया? कट गया,
ठीक है। दूसरा देखो, फारसी फौज की सहायता से हारमूज पर कब्जा किया। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1622 में पुर्तगालियों को पराजित किया था, उनका अड्डा था हारमूज, है ना, स्टेट ऑफ हारमूज के पास। तो ये दूसरा भी सही हो गया, तो ये भी कट गया, है ना, और ये भी कट गया, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि पहला सही था, तो पहला दूसरा जहाँ होगा वही सही माना जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? सी सही हो गया। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कछु नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है, ये आप डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन मैंने देखो आउट कर ही दिया है पहले, है ना, तो आपने पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है सुमेलित करने को, ठीक, कि सुमेलित बताइए कौन सा युग्म इसमें सही है, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि गुजरात का एक क्षेत्र है सरखेज, ठीक है, वहाँ से क्या होता था, नील का वो होता था, तो नील का ये क्या हुआ, सही हो गया, तो एक युग्म हमारा सही हो गया, ठीक है। अभी यहाँ नहीं वाला नहीं है, तो इसलिए हम अभी एक ही पे टिक लगाएंगे कि एक सही हो गया, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, कपड़ा। कपड़ा कहाँ से निर्यात होता था, कोरोमंडल से, ये भी आपको पता है, ठीक है, कि ये भी सही है, तो ये बी हमारा सही हो गया, ये कट गया। और कोरोमंडल से मतलब वही डच व्यापारी कहाँ ले जाते थे? देखो एक बात बताएं, डच वाले बड़े चालाक थे, ठीक है। डच वाले क्या करते थे, उनको ये पता था, मतलब वो दलाली करते थे और कुछ नहीं करते थे। उनको ये पता था कि यार हमको व्यापार करना है साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा। और उनको क्या चाहिए होता था, जावा सुमात्रा वालों को, उनको चाहिए होता था कि कोई उनका मसाला ले ले और उसके बदले भारत के कपड़े दे दे, है ना, भारत का सूती वस्त्र दे दे, भारत का कॉटन दे दे, रेशम दे दे, ठीक है। डच वाले जब पहली बार आए तो यूरोप से अपने यहाँ से मदिरा वदिरा लेकर आए थे, है ना, कि मदिरा ले जाएंगे, अंगूर ले जाएंगे, है ना, ये लोग खुश हो जाएंगे, है ना। डच का मतलब आज का हॉलैंड, ठीक है। ये जब आए यहाँ पे, इनके पास गए, तो इनकी दुकान, इनके जहाज से किसी ने कोई सामान ही नहीं खरीदा। बोले यार इनको यार दारू वारू नहीं चाहिए, वो बोले हमको दारू वारू नहीं चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो इन्होंने कहा कपड़े कहाँ मिलते हैं? बोले भारत में। बोले भारत में कहाँ से? बोले बंगाल के क्षेत्र में, कोरोमंडल के क्षेत्र में। बोले अच्छा। बोले ठीक है, एक काम करो यार, अभी तो हाफ रेट में दारू वगैरह ले लो, अंगूर वगैरह ले लो, अंजीर भी ले लो, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब की बार ले रहे, अगली बार से अगर तुमको मसाला चाहिए तो सीधी सी बात है मेरे लिए कपड़े लाना। तो इन्होंने कहा ठीक। तो डचों ने क्या किया, मतलब मैं इसी को व्यापार बोलता हूँ, और आज भी यही व्यापार ऐसे ही होता है पानी के जहाज में, कि डच क्या करते थे, अपने यूरोप से, ठीक है, लाते क्या थे, शराब, अंगूर, अंजीर, ये सब, और ये सब ला के बंगाल में बेच देते थे, क्योंकि भारत के लोगों को चाहिए होती थी। भारत के लोग पहले से ही सोमरस के प्यासे हैं, ठीक है। तो भारत के लोगों को यहाँ पे बेचा, ठीक है, यहाँ से पैसा लिया और उस पैसे से यहीं से कपड़े खरीदे। ध्यान से सुनना, उस पैसे से यहीं से कपड़े खरीदे, और कपड़े खरीद के कहाँ ले गए, इंडोनेशिया। भारत में मसाला नहीं खरीदा इन्होंने, क्योंकि उनको पता था भारत में मसाला महंगा है और भारत में ऑलरेडी पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब बैठे हुए हैं। तो ये चले गए इंडोनेशिया, क्योंकि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं था। और इंडोनेशिया जाके वहाँ पे क्या किया, भारत के कपड़े बेचे, तो प्रॉफिट कमाया। पहला प्रॉफिट कहाँ कमाया, शराब में। दूसरा प्रॉफिट कहाँ कमाया, कपड़े में। अब कपड़ा बेच के वहाँ से मसाले खरीदे और मसाले लाद के ले गए कहाँ, यूरोप, अपने देश, उसमें अलग प्रॉफिट कमाया। मतलब वो 3 जगह प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। और इस तरीके से उनका एक चैनल बन गया था, ठीक। तो कपड़ा कोरोमंडल किसने पहुंचाया, डचों ने, ठीक है। अब बात आती है जो कच्चा रेशम है, ठीक है, जो कच्चा रेशम है। कच्चा रेशम और ये जो चीनी है, ये हमारे बालासोर और क्या कह सकते हो आप, हुगली के क्षेत्र से निर्यात की जाती थी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही, तो हमारा तीनों युग्म वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब कह रहा है साल्ट पीटर, बिहार में ही, तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ साल्ट पीटर का मतलब सोरा। अभी तक आप साल्ट पीटर पढ़ते होंगे तो कंफ्यूज रहते होंगे। अब आपको याद रखना है सोरा और पोटेशियम नाइट्रेट। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से कि साल्ट पीटर का मतलब क्या है साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री में, तो उस नहीं बता पाया था वो, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा था, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ के जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो इस तरीके से आप डी ऑप्शन अपना सही कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आज के हमने अपने 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्विज को कवर कर लिया। आप इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास का एंड करें इससे पहले एक बेसिक सी छोटी सी जानकारी आपको दे दें। आप में से जिन बच्चों को ना पता हो कि 21 अक्टूबर 2024 से श्री IAS एकेडमी ने अपने ऐप या कहें यूट्यूब चैनल दोनों पर क्लासेस शुरू की हैं। आप में से जिन बच्चों को 11,000 प्लस क्विज कवर करने हो वो यहाँ के डेली क्विज के सेक्शन में जाके मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट के भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, बाकी आपकी जैसी भी इच्छा, आपको यूट्यूब पर करना हो तो आप यूट्यूब पर भी करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास या कहें पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्विज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।